नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यम मिश्रा आपके सामने पुनः अपने YouTube चैनल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको मालूम होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया था साइकोलॉजी से। अब मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, आपको कुछ डेटा आपके सामने रखता हूँ और जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप हमेशा जब आपके सामने प्रश्न होता है तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं। आप जरा देखिए, आइए मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अब आपके सामने पहला नाम आता है प्लेटो का। प्रश्न यह उठता है, ये जो प्लेटो है तो प्लेटो ने सबसे पहला काम किया था मनोवैज्ञानिक तथ्यों का संकलन किया था। क्या किया था? मनोवैज्ञानिक तथ्यों का संकलन किया था। जैसे बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण करना, अभिक्षमता के आधार पर वर्गीकरण करना। तो संसार का पहला मनोवैज्ञानिक दार्शनिक होगा ये, जिसने मनोवैज्ञानिक तथ्यों का संकलन कार्य किया। लेकिन एक प्रश्न आता है आपसे, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि संसार का पहला मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने मनोवैज्ञानिक तथ्यों का संकलन किया, तो प्लेटो। लेकिन आपके साथ यह प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि संसार का पहला मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग किया, तो वो नाम आ जाएगा आपके सामने पेस्टोलॉजी का। यानी मनोवैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करने वाला या खोज करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक दार्शनिक प्लेटो होगा, जबकि इन तथ्यों का विधिवत प्रयोग करने वाला होगा पेस्टोलॉजी। अब आते हैं जरा, अगला नाम आता है अरिस्टोटल का नाम आता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्लेटो का अरिस्टोटल शिष्य होता है, अरस्तु शिष्य होता है। तो उसने अपने गुरु के बनाए हुए नियमों का पालन तो किया ही है, साथ में उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। इसलिए स्किनर महोदय ने, याद रखिए स्किनर महोदय ने, यानी अरिस्टोटल का नाम आए तो आपके सामने स्किनर का नाम आना चाहिए। स्किनर महोदय ने इनको यानी अरिस्टोटल को माना है कि संसार का पहला मनोवैज्ञानिक है, संसार का मनोवैज्ञानिक है। या ये कहा फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर अरस्तु को किसी ने कहा है तो किसने कहा? स्किनर ने कहा। आपसे अगला क्वेश्चन यह बनता है कि रूसो का योगदान क्या था। तो एक चीज जान लीजिए, यहां पर एक शब्द आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन यह शब्द आता है। क्रांतिकारी आंदोलन अर्थात मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह कौन सा दार्शनिक था जिसने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन लाया या शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग किया। क्रांतिकारी आंदोलन के सृष्टा कौन थे? तो उनका नाम आएगा रूसो का। किसका आएगा? रूसो का। आप सभी जानते हैं पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग करने वाला। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसने कहा? स्किनर कहा। किसको कहा? अरस्तु को कहा। कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट, अब आपके पास विलियम जेम्स का नाम आता है। विलियम जेम्स का जैसे ही नाम आए तो आपके माइंड में एक पुस्तक का नाम आना चाहिए और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। यह एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से संसार में पहली पुस्तक जिसने मनोविज्ञान के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करते हुए इन्होंने किताब निकाली जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी। कब निकाली? 1890 में। और 1890 में इस किताब के कारण व्यवस्थित तरीके से मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने का श्रेय साइकोलॉजी के क्षेत्र में अगर जाता है तो विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए इनको कहते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी अगर कहलाते हैं विलियम जेम्स। अब याद रखिए, यहां कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं हो जाएगी। वर्तमान में फादर ऑफ साइकोलॉजी आप सिर्फ विलियम जेम्स को कहेंगे।
अगर आ जाए कि स्किनर ने किसको फादर ऑफ साइकोलॉजी माना, तो आपके सामने अरस्तु विकल्प के रूप में आएगा, फिर विलियम जेम्स नहीं आएगा। किसने माना? मनोविज्ञान में क्रांतिकारी रूप से आंदोलन किसने चलाया मनोविज्ञान के क्षेत्र में? तो रूसो का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? रूसो का। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अपनी कक्षा में व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन रहा? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के साथ ही नाम जुड़ता है फ्रॉवेल का, जिन्होंने खेल किंडरगार्टन मेथड आपने सुना होगा। किंडरगार्टन मेथड में फ्रॉवेल ने क्या किया था? खेल विधि से शिक्षा देने का प्रयास किया था। उसने भी मनोविज्ञान को अपने उसमें विषय वस्तु में प्रस्तावित किया। अब जो नेक्स्ट नाम और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, हर लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसलिए आपके दिमाग में भी इसको बहुत अच्छे ढंग से सेट करना होगा। प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है विलियम वुंड के बारे में। क्या पूछा जाता है कि विलियम वुंड ने संसार में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित करने का विलियम वुंड को श्रेय जाता है। विलियम वुंड साहब को इन्होंने लीप्जिंग शहर में, लीप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। कब की? 1879। कब की इन्होंने? 1879। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1879 कहां किया? लीप्जिंग में किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लीप्जिंग कहां पर है? यह लीप्जिंग है जर्मनी के शहर, जर्मनी का एक विशेष शहर है लीप्जिंग, वहां पर स्थित है। क्या? पहली लेबोरेटरी स्थापित है मनोविज्ञान की। अब आपसे एक क्वेश्चन और आता है, ये जो लीप्जिग विश्वविद्यालय है, इसका नाम वर्तमान में क्या है? इसका नाम वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। लीप्जिंग का नाम बदल के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यह विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? विश्वविद्यालय तो बहुत पुराना है, लेकिन कार्ल मार्क्स नाम कब पड़ा इसका? इसका 1953 में इसका नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। विलियम वुंड संसार के पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जाना जाता है, यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंड है प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक। अब आपको इसी के आगे ये नाम लिखा हुआ है एन सेन गुप्ता। एन सेन लिखा हुआ है, नरेंद्र नाथ सेन, यानी भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला नरेंद्र नाथ सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। और वो कब की थी? 1916 में। नरेंद्र नाथ सेन ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की? 1916 में। कहां की? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। वहीं पर एक नाम और आता है M.V. गोपाला स्वामी का। यह मैसूर यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने 1924 में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला दूसरी स्थापित की, 1924 में स्थापित की। तो अब आपके पास भारतीय दृष्टिकोण से भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय एन सेन गुप्ता को जाता है। कब जाता है? 1916 को। अगर कहिए जाए भारत में दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो मैसूर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर M.V. गोपाला स्वामी। कब? 1924। क्लियर? मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे सभी। तो आपसे यहां से कई क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में बनने जा रहे हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना है। खासतौर पर इस पर फोकस करना है कि यह यूनिवर्सिटी का नाम क्या बदल गया है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन पे, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आ गया एक नाम विलियम मैकगूगल। अब इनका नाम कहां जुड़ता है? इनका भी नाम आ जाता है, कभी कभी इनको भी आप लोग पेपर में देख लेते हैं। विलियम मैकगूगल पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने
दर्शन से अलग करके मनोविज्ञान को परिभाषित किया। दर्शन से अलग करके अध्ययन करने वाला विलियम जेम्स है, लेकिन दर्शन से अलग कर मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाला क्या नाम आएगा? विलियम मैकडूगल का आएगा। सब जानते हैं विलियम मैकडूगल का आएगा, इसलिए मैकडूगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आइए जरा, यह भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक का मतलब एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इनको किस लिए जाना जाता है? इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली और उस पुस्तक का नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनकी एक पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यह पब्लिश हुई थी 1903 में यह किताब पब्लिश हुई। इस किताब के पब्लिश होने पर यहीं पर इन्होंने प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम पहली बार संसार के सामने रखा, जिससे इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसका जन्मदाता माना जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या नाम है? ईएल थॉर्नडाइक का। तो अब आपके सामने एक पूरा चित्र आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होना चाहिए। कभी आप पढ़ते हो विलियम जेम्स मिलता है, कभी आप पढ़ते हो मैकडूगल मिल जाता है, कभी कहीं कहीं अरस्तू मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज कर जाते हो क्वेश्चन क्या है। मैं शॉर्ट में फिर से पुनः रिवाइज करवाता हूं, आप ध्यान दीजिए। प्लेटो मनोवैज्ञानिक तथ्यों का संकलन पहली बार किया, जबकि वह दार्शनिक था। संकलन के इन तथ्यों का विधिवत प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी था। अरिस्टोटल को स्किनर ने, चूंकि प्लेटो की परंपरा को विधिवत रूप से वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का श्रेय अरस्तु को जाता है, इसलिए अरस्तु को स्किनर ने कहा फादर ऑफ साइकोलॉजी। किसने कहा? स्किनर ने कहा। रूसो कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सर्वाधिक प्रयोग करके एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसका नाम था रूसो। याद रहे, क्रांतिकारी आंदोलन शब्द प्रयोग होगा जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब आपसे यह कहा जाएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है या मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। आपसे जैसे ही पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता क्या है, कौन है, या आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो विलियम जेम्स, नो डाउट, इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, विलियम वुंड। विलियम वुंड प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुंड, और इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की लीप्जिग में, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को पहली बार दर्शन से अलग कर परिभाषित करने का, डेफिनेशन देने का कार्य किया था विलियम मैकडूगल ने। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं ईएल थॉर्नडाइक। मेरा आशा यह है कि अब आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं कुछ डेफिनेशन आपके सामने रखना चाहूंगा। वो डेफिनेशन इस प्रकार है, जैसे आपके सामने ये कुछ डेफिनेशन है। अब आप देखिए जरा इनको कैसे याद करते हैं, या आपको, चूंकि आप जानते हैं आपको परीक्षा में रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, ना कि आपको लिखना है। तो आपको पहचानने का तरीका बता दो मैं, कैसे पहचानते हैं। देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। आप सब जानते हैं मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहा गया है। आप सब जानते हैं, वाटसन से शुरू होता है और यह मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। लेकिन इसको सिर्फ मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में कॉल्सनिक ने माना था, और हम लोग इसको टिक कर जाते हैं वाटसन पे। ये हमारी गलती होती है। ठीक यही परिभाषा, ठीक इसी परिभाषा को व्यवस्थित तरीके से, इस तरीके से पिल्सबरी ने लिखा है, इसको लिख दिया है कि मनोविज्ञान की सर्वाधिक सुस्पष्ट परिभाषा हो सकती है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यानी यही परिभाषा को व्यवस्थित तरीके से कहने का कार्य पिल्सबरी ने किया है। तो मैंने ये आपके सामने ये रख दिया कि कॉल्सनिक है, पिल्सबरी है, और दोनों को मिला दें तो एक गाना का नाम याद आता है, कोला बेरी डी। कोला बेरी डी, ये गाना एक चला था, आपने सुना होगा, कोला बेरी डी। तो कोला बेरी का मतलब कॉल्सनिक और पिल्सबरी, कोला बेरी।
कार्लसनिक और पिल्सबरी दोनों ने क्या दिया, एक ही परिभाषा कहा, मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब आ जाइए जरा वाटसन, जिनको व्यवहार में बहुत अत्यधिक कार्य, संसार में सर्वाधिक कार्य अगर किसी ने किया है तो जेबी वाटसन है। और जेबी वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार, सिर्फ व्यवहार, मानव हट गया। अब व्यवहार में पशु का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, नॉर्मल का भी हो सकता है, अब नॉर्मल का भी हो सकता है, यानी तमाम व्यवहार जो भी आएंगे उसका अध्ययन कौन करेगा, वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइंस, सकारात्मक विज्ञान। सोचिए जरा, ये हेड होता है व्यवहार का, और जो हेड होता है वही तो विधायक का काम करता है, वही तो विधायक है। हम सबका नेतृत्व कौन करता है, एक विधायक करता है। ठीक वैसे ही मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है या धनात्मक विज्ञान है, ये कहने का श्रेय कौन किसको जाता है, वाटसन को, राइट। यानी सिर्फ व्यवहार के विज्ञान के रूप में अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वाटसन है, लेकिन मानव व्यवहार के रूप में परिभाषित करने की बात करता है तो कार्लसनिक है। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हम एक जगह लिखते हैं तो हमको एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। मॉर्गन, अब देखिए आप, मॉर्गन है, मॉर्गन का मतलब, जब मार्गन आता है तो मॉर्गन का मतलब मोर आर्गन, इनके नाम से क्या निकलता है, मोर आर्गन। मोर आर्गन का मतलब कम से कम 2, मोर आर्गन का मतलब 2 से अधिक, ये भी हो सकता है। तो मोर आर्गन का मतलब इन्होंने 2 आर्गन की बात कह दी, एक तो ह्यूमन कह दी, एक एनिमल कह दी। तो जब मोर आर्गन आ जाए तो मॉर्गन ही है, यानी मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने की बात कही है किसने, मॉर्गन ने। ऐसे ही एक तरीका डेवलप करिए, इसी तरीके का एक तरीका डेवलप करिए और इस तरीके से डेफिनेशन को तैयार करिए, और विश्वास मानिए कि परीक्षा में आप तत्काल इमीडिएट रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो। देखिए क्रो, 2 क्रो हैं यहाँ पर, यानी इनके बीच में एंड से एक संबंध बना हुआ है, दोनों के बीच में एक संबंध बना हुआ है। ठीक वही तो ये कह रहे हैं, जब इनके बीच में अच्छा संबंध है तो ये अपनी परिभाषा में संबंध की बात कर रहे हैं, मानव व्यवहार एवं मानव संबंध हो, मानव व्यवहार और मानव संबंध हो। जो कार्लसनिक ने सिर्फ मानव व्यवहार कहा, इन्होंने कहा मानव संबंध भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा होगा, और किसने कहे, कौन कहेगा, गैरिसन। गैरिसन का मतलब गैर है, गैरिसन का मतलब क्या है, गैर है। और इसमें क्या कहा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का, यानी जो अपने होते हैं वो अप्रत्यक्ष कहिए प्रत्यक्ष कहिए मान लेते हैं, लेकिन गैर ही होते हैं कि प्रत्यक्ष सिद्ध करिए, आप प्रत्यक्ष सिद्ध करिए, सामने कहिए आप मेरे। तो प्रत्यक्ष कहने का कार्य, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह कहने का कार्य गैरिसन एंड अदर्स ही कर सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन को इस तरीके से व्यवस्थित करिए और व्यवस्थित करने के बाद याद करिए, विश्वास मानिए परीक्षा में आप ही सफल होंगे। परिश्रम मेरा, परिणाम आपका। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।